नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा, योग प्राकृतिक चिकित्सक। हम एक सीरीज़ ला रहे हैं जो योगा प्रोफेशनल और जो डीएनपी आयुर्वेद नर्सिंग की जो वैकेंसियाँ निकली हुई है या जो अदर एग्ज़ाम है जिनके अंदर इनका सिलेबस रहता है, उनके लिए हम एमसीक्यू की एक सीरीज़ ला रहे हैं। तो आज उसकी पहली सीरीज़ में हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों के बारे में। जो पहला क्वेश्चन है, फादर ऑफ वाटर थेरेपी किसको कहा गया है? फादर ऑफ वाटर थेरेपी किसको कहा गया है, ऐसा इसमें पूछा गया है। फादर ऑफ वाटर थेरेपी, तो फादर ऑफ वाटर थेरेपी जो विंसेज प्रिंसेज है, विंसेज प्रिंसेज को फादर ऑफ वाटर थेरेपी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा विंसेज प्रिंसेज, सी जो आंसर है इसका सही आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। माई वाटर क्योर पुस्तक किसने लिखी? जो बहुत ही फेमस पुस्तक है माई वाटर क्योर पुस्तक, ये सेबेस्टियस नीप ने लिखी थी। जो 2 नंबर आंसर है बी इसके अंदर सही होगा, बी इसके अंदर सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिटर्न्स टू नेचर पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही फेमस पुस्तक है, जो नेचुरोपैथी की बहुत ही फेमस पुस्तक है, उसकी बात करते हैं। रिटर्न्स टू नेचर, एडोल्फ जस्ट, सबको पता होगा। एडोल्फ जस्ट जो फेमस राइटर है, उन्होंने लिखी थी रिटर्न्स टू नेचर पुस्तक। अब 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द न्यू साइंस ऑफ हीलिंग पुस्तक किसने लिखी? जो न्यू साइंस ऑफ हीलिंग पुस्तक है, ये लुइस कुने की पुस्तक है। ये सब जो पुस्तक है ये फेमस पुस्तक है और सीधे क्वेश्चन ये एग्जामों में पूछे जाते हैं। नेचुरोपैथी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होती है उनके अंदर द न्यू साइंस ऑफ हीलिंग पुस्तक किसने लिखी? द लुइस कुने ने ये पुस्तक लिखी थी, बहुत ही फेमस पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, निम्न में से किसने नेचर क्योर को साइंटिफिक बेस देने का प्रयास किया या साइंटिफिक तरीके से समझाने की कोशिश की थी? इसमें से उसके बाद किस साइंटिस्ट ने की थी? तो जो डॉक्टर हेनरी लिंडन हार है, इन्होंने जो नेचर क्योर है, नेचुरोथेरेपी है, नेचुरोथेरेपी को साइंटिफिक तरीके से बताने की कोशिश करी थी या साइंटिफिक तरीके से इन्होंने बताया था। इलेक्ट्रिक लाइट बाथ किस नेचुरोपैथ से संबंधित है? मतलब किस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया है? इलेक्ट्रिक लाइट बाथ के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया है? तो इलेक्ट्रिक लाइट बाथ के बारे में जो जॉन्स हेनरी केलॉज, जे.एच. केलॉज जो है, उन्होंने इसके बारे में बताया है। इलेक्ट्रिक लाइट बाथ इन्होंने बताया। इन्होंने जल चिकित्सा के ऊपर भी पुस्तक लिखी है, जे.एच. केलॉज की फेमस पुस्तक है जल चिकित्सा की। निम्न में से हिप बाथ से संबंधित है, हिप बाथ के बारे में किसने बताया है? ये पूछा गया है, हिप बाथ से कौन संबंधित है? लुइस कुने, जो लुइस कुने है, इन्होंने हिप बाथ के बारे में बताया। नेचर क्योर, फिलोसॉफी ऑफ नेचुरल थेरापेटिक्स किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? जो नेचर क्योर, फिलोसॉफी ऑफ नेचुरल थेरापेटिक्स किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। इसके अंदर साइंटिस्टों के नाम दिए गए हैं। तो हेनरी लिंडन हार वो से ये संबंधित है, इनका उन्होंने बताया था इसमें ये पुस्तक की। रिटर्न टू नेचर और सनबाथ कॉन्सेप्ट किसने पॉपुलर किया, ये पूछा। रिटर्न्स टू एडोल्फ जस्ट की पुस्तक थी रिटर्न्स टू नेचर ये, लेकिन इसको पॉपुलर किसने किया ये पूछा गया है। तो एनरोल्ड रेकली है, इन्होंने इसको पॉपुलर किया था। एडोल्फ जस्ट ने लिखी थी, लेकिन एनरोल्ड रेकली ने इस पुस्तक को पॉपुलर किया था और अच्छे से इसको लोगों को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इम्पेयर्ड हेल्थ पुस्तक किसने लिखी? इम्पेयर्ड हेल्थ पुस्तक बहुत फेमस पुस्तक है। इम्पेयर्ड हेल्थ पुस्तक जॉन्स टेल्डन की ये पुस्तक है, जो इम्पेयर्ड हेल्थ पुस्तक है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिजिकल कल्चर किसने लिखी? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिजिकल कल्चर ये किसने लिखी? जो मैकफेडन है, इनकी पुस्तक है, मैकफेडन की पुस्तक है ये।
भारत में नेचुरोपैथी के डेवलपमेंट में किसका बड़ा योगदान है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो आप सबको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी जी, इनको भारत के प्रथम प्राकृतिक चिकित्सक भी कहा जाता है। तो ए इसमें सही आंसर होगा। डाइट रिफॉर्म पुस्तक किसने लगी? ये भी महात्मा गांधी जी की फेमस पुस्तक है। आगे हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सही मैच है, मतलब सही जो बताया गया है वो कौन सा है, ये पूछा गया है इसके अंदर। जो कुने वाटर क्योर, नीप माई वाटर क्योर और प्रिंसेज न्यू साइंस ऑफ हीलिंग, जूस्ट एरोप्स जूस्ट इलेक्ट्रिक बाथ, तो इसमें जो के नीप की माई वाटर क्योर ये बिल्कुल सही है, इनकी पुस्तक है, माई वाटर क्योर इनकी पुस्तक है, ये जो जोड़ा है वो सही है। नेचुरोपैथी के अनुसार डिजीज का रूट कोज क्या है? बहुत ही, अगर नेचुरोपैथी के बारे में कोई आप जानते तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेचुरोपैथी के अनुसार डिजीज का रूट कोज क्या है? टॉक्सिन और रॉन्ग लाइफ स्टाइल, जो बी इसका है सही आंसर होगा। पल्स रेट एग्जामिनेशन में नाड़ी तेज गति से नाड़ी का होने का क्या संकेत है? ये पूछा गया है इसके अंदर कि नाड़ी का तेज गति में से होना किसका संकेत है, ये पूछा गया है। तो बुखार की उत्तेजना की अवस्था में ऐसी जो नाड़ी है वो तेज गति के अंदर होता है। जीभ पर सफ़ेद परत किसका संकेत है? जीभ पर सफ़ेद परत का आना पाचन विकारों का इंडिकेट करता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, पाचन विकारों को इंडिकेट करता है जीभ के ऊपर। दांतों एवं हथौड़ों में खून आना किस रोग का लक्षण है? तो बहुत ही विटामिन सी की कमी से होने वाला स्क्रवी जो रोग है वो ये होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 18 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मूत्र परीक्षण में स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे संबंधित है? स्पेसिफिक ग्रेविटी घनत्व से संबंधित है। जो मूत्र का घनत्व है उसके लिए ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल बाथ का तापमान लगभग कितना होता है? नेचुरल बाथ का तापमान लगभग कितना होता है, ये पूछा गया है इसके अंदर। तो नेचुरल बाथ का तापमान 80 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ध्यान रखें, फ़ारेनहाइट में है ये ध्यान रखिए, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं है, ये फ़ारेनहाइट में है। तो ये 80 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट जल का तापमान होगा। और निम्न में से कौन सा सिट्स बाथ का सही उपयोग है? सिट्स बाथ कैसे दिया जाता है ये पूछा है। तो कमर तक पानी में बैठना होता है सिट्स बाथ के अंदर। निम्न में से सिट्स बाथ का सही उपयोग है कमर तक पानी में बैठना, ये सिट्स बाथ का सही उपयोग है। कोल्ड पैक का उपयोग मुख्यतः किस स्थिति में किया जाता है? ये पूछा गया है। कोल्ड पैक का उपयोग किस स्थिति में अपन मुख्य रूप से करते हैं? सूजन और बुखार की अवस्था में कोल्ड पैक का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। निम्न में से कौन सा तापमान गर्म जल श्रेणी में आता है? निम्न में से कौन सा तापमान गर्म जल की श्रेणी में आता है? तो जो सी है 100 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान रखें, तो तापमान का पैमाना है वो ध्यान रखें, डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर इसमें बताया गया है। तो 100 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो गर्म जल की श्रेणी में आता है, या जो अपन चिकित्सा में उपयोग में लेते हैं वो टेम्परेचर है। हॉट फॉर्मेशन का गलत प्रभाव कौन सा है? हॉट फॉर्मेशन का गलत प्रभाव कौन सा हो सकता है? इसमें दर्द कम करना और रक्त प्रवाह को बढ़ाना, सूजन को कम करना और रक्त संकोचन, ये इसका गलत प्रभाव हो सकता है। इसका आंसर होगा जो डी आंसर है इसका सही होगा, रक्त संकोचन। निम्न में से कौन सा गलत जोड़ा है? गलत जोड़ा कौन सा है इसमें ये पूछा गया है। तो इसके अंदर 25 नंबर क्वेश्चन के अंदर सी जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें यह जो है गलत मेल है। यदि किसी रोगी को अधिक उत्तेजना हो तो कौन सा बात उसके लिए उपयुक्त रहता है? अत्यधिक उत्तेजना हो तो कौन सा बात उसके लिए उपयुक्त रहता है, ये पूछा गया है। तो इसमें नेचुरल बात उसको अपन देंगे अगर व्यक्ति अत्यधिक उत्तेजना फील कर रहा हो तो। कोल्ड कंप्रेस का मुख्य कार्य क्या है? कोल्ड कंप्रेस का मुख्य कार्य क्या है ये पूछा गया है। इसमें आंसर होगा सी, इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करना कोल्ड कंप्रेस का
मुख्य कार्य होता है? ये इसके अंदर सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हीटिंग कंप्रेस में कौन सा प्रिंसिपल काम करता है? हीटिंग कंप्रेस में कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, ये पूछा गया है। तो इसमें आंसर सही होगा बी, मोस्ट हीटिंग एक्यूमुलेशन। जो बी आंसर है इसका सही आंसर होगा। कोल्ड कंप्रेस के लिए वाटर टेम्परेचर कितना होना चाहिए? कोल्ड कंप्रेस के लिए वाटर टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो सामान्यतः 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड कोल्ड कंप्रेस के लिए तापमान होना चाहिए। हीटिंग कंप्रेस की मिनिमम ड्यूरेशन क्या होती है? हीटिंग कंप्रेस की मिनिमम ड्यूरेशन क्या होती है? मिनिमम ड्यूरेशन 10 मिनट होती है हीटिंग कंप्रेस की, 10 मिनट। हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस का मुख्य इफेक्ट क्या होता है? ये मुख्य इफेक्ट किस पे होता है? तो इसमें पूछा गया इंटरनल ऑर्गन्स पे और इनडायरेक्ट असर होता है इसका, ये पूछा बताया गया। एनिमा का मुख्य उपयोग क्या है? तो एनिमा का मुख्य उपयोग कॉन्स्टिपेशन या आंतों को साफ करने के लिए किया जाता है। एनिमा देते समय पेशेंट की आइडियल पोजीशन कौन सी होती है? तो लेफ्ट लेटरल, ये इस पेशेंट की आइडियल पोजीशन होती है, लेफ्ट साइड में लेट के लेफ्ट लेटरल, ये पेशेंट की आइडियल पोजीशन एनिमा देते समय होती है। एनिमा में नोजल को कितनी डीप तक डालते हैं? तो बहुत अधिक, ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, क्योंकि पानी बाहर आने लगेगा। तो 3 से 4 इंच तक इसको डेप्थ एनएस के अंदर डाला जाता है। मड थेरेपी का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? मड थेरेपी का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है, ये पूछा गया है इसके अंदर। तो कूलिंग एंड, जो ठंडक देता है और एब्जॉर्ब कर लेता है, मड थेरेपी का ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कूलिंग एंड एब्जॉर्बिंग पावर इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है। मड थेरेपी में डिजोल्विंग पावर किससे रिलेटेड है? मड थेरेपी में डिजोल्विंग पावर किससे रिलेटेड है, ये पूछा गया है। तो जो सी आंसर होगा, ये सही होगा, एब्जॉर्वेशन सही होगा इसका आंसर, सी आंसर। मड पैक सबसे अधिक कहाँ उपयोगी है या अधिक किस रोग में या किस स्थिति में, ये पूछा गया है इसके अंदर। कॉन्स्टिपेशन की स्थिति है उसके अंदर सबसे अधिक मड पैक उपयोगी है। मड बाथ की ड्यूरेशन क्या होती है? मड बाथ की ड्यूरेशन सामान्यतः मड बाथ की जो ड्यूरेशन होती है वो 30 से 60 मिनट तक इसकी ड्यूरेशन रखी जाती है। हीलियोथेरेपी में किसका उपयोग किया जाता है, या हीलियोथेरेपी क्या है, ऐसा भी पूछ सकता है। या किस थेरेपी का नाम हीलियोथेरेपी है? तो सनलाइट थेरेपी जो है उसको हीलियोथेरेपी कहा जाता है। तो इसका आंसर सही होगा बी। सन बाथ का बेस्ट टाइम कौन सा है? सन बाथ का बेस्ट टाइम पूछा गया तो अर्ली मॉर्निंग के अंदर जो होता है सन बाथ का सबसे अच्छा समय होता है। क्रोमोथेरेपी में रेड कलर का इफेक्ट क्या होता है, ये पूछा गया। तो रेड कलर का इफेक्ट जो है स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है इसका, जो सी आंसर होगा वो सही होगा, स्टिमुलेटिंग आंसर इसका सही होगा। ब्लू कलर थेरेपी में किसके लिए उपयोग की जाती है? तो इन्फ्लामेशन के लिए ब्लू कलर थेरेपी उपयोग की जाती है। और फास्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन फास्टिंग का मुख्य उद्देश्य, जिसको लंघन थेरेपी कहते हैं आयुर्वेद में, जिसको लंघन थेरेपी भी कहते हैं हम। और जूस फास्टिंग में क्या लिया जाता है? तो जूस फास्टिंग में हम फ्रूट और वेजिटेबल के जो जूस होते हैं वो पेशेंट को देते हैं, तो उसको जूस फास्टिंग कहते हैं। कंप्लीट फास्टिंग में क्या अलाउड है? जो कंप्लीट फास्टिंग है उसमें अपन क्या ले सकते हैं, ऐसा पूछा गया। तो ओनली वाटर, कंप्लीट फास्टिंग का मतलब हो गया ओनली वाटर पे आपको फास्टिंग करनी है, ये इसका सही आंसर होगा। मड थेरेपी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? मड थेरेपी का जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? एक्सटर्नल वीकनेस। मड थेरेपी के बाद में बॉडी के अंदर हल्की वीकनेस आने लगती है, तो ये इसका सबसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ये फर्स्ट पार्ट में हमने इतने क्वेश्चनों को पढ़ा। ये हमारी सीरीज है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सीरीज के अंदर। धन्यवाद।